हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 12 के अकाउंट का चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने ये तीन टॉपिक कवर किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद दूसरा है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। और एक और है जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट। तो इन टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि आपको नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नोट हमारी वेबसाइट से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर नोट मंगा ले और आप अपने स्टडी को हार्ड वर्क ना कर स्मार्ट वर्क करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट ऑलरेडी मंगा कर रखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब इसी एग्रीमेंट को जो है डीड बोला जाता है। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो पार्टनरशिप डीड तो उसका मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसका मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर के बीच रूल्स एंड टर्म्स को बताता है। इसका मतलब मान लो ये तीन पार्टनर है ए बी सी। ये तीनों स्कूल फ्रेंड थे। अब स्कूल में कॉलेज में जब आपके फ्रेंड होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो आप लोग का डिस्कशन चलता रहता है कि भाई फ्यूचर में हम लोग एक बिजनेस करेंगे। तो फ्यूचर में जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो ये भी एक कॉलेज फ्रेंड थे। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और तीनों ने डिसाइड किया कि भाई हम एक बिजनेस करेंगे। और तीनों ने डिसाइड करने के बाद अपना एक बिजनेस किया। ठीक है, बिजनेस किया तो तीनों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा ना कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। ठीक है, और कौन कितना पैसा बिजनेस में लगाएगा, किसका क्या काम रहेगा बिजनेस में, तो तीनों ने सोचा होगा। और इसका जो सोच है दो तरीके से हो सकता है। या तो ये तीनों बैठकर आपस में ओरली बात किए होंगे कि ऐसे ऐसे हम प्रॉफिट बांटेंगे, तुम्हारा काम ये होगा, हमारा काम ये होगा। या फिर ये तीनों एक काम और किया होगा कि एक पेपर में सारे काम को लिख लिया होगा और उस पेपर में तीनों ने साइन कर दिया होगा। तो वो जो पेपर में सारे रूल्स को लिखा कि हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल कितना कितना पैसा कौन लगाएगा वो लिख दिया। यानी कि ए कितना लगाया, बी कितना लगाया, सी कितना लगाया, उसको एक पेपर में लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, यानी कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको हम किस तरीके से बांटेंगे, तो उसको लिख दिया। उसके बाद ड्यूटीज एंड राइट ऑफ पार्टनर लिख दिया। ठीक, तो ये जो पेपर में लिखा तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, एक तो ओरल होता है और दूसरा होता है रिटेन। तो ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट कहलाया? रिटेन एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें पार्टनर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सारे रूल्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, जैसे किसने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसके बाद काम क्या होगा पार्टनर का, राइट क्या है किसी पार्टनर का, ये सारे चीज लिखे होते हैं। अब बात आता है कि पार्टनरशिप डीड बनाने का फायदा क्या है। अगर मान लो ये तीनों पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, ये तीनों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या होगा? ओरली ये तीनों बात कर लिए होंगे। हो सकता है ये तीनों जिस टाइम बिजनेस प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो तीनों ने ओरली बात कर लिया। तीनों को एक दूसरे पर भरोसा अच्छा खासा था, तो तीनों ने ओरली बात कर लिया कि हाँ भाई बिजनेस करेंगे। अब तीनों के पास जितना जितना पैसा था तीनों ने बिजनेस में लगा दिया। मान लो इसके पास 20,000 था, इसने 20,000 लगा दिया। इसके पास 1 लाख था, इसने 1 लाख लगा दिया। इसके पास 50,000 था, 50,000 लगा दिया। तीनों का बहस नहीं हुआ उस टाइम में कि भाई तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुमको हम पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। तो अब तीनों ने पैसा लगा दिया। अब तीनों ये सोचा कि प्रॉफिट होगा तो हम सारे लोग इक्वल बांटेंगे। जिस टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया, अब साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। ठीक है, साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 5 लाख का।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सी ने 50,000 लगाया, बी ने 1 लाख लगाया और ए ने 20,000 लगाया। तो ए सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाया, तो ए के दिमाग में आने लगा कि प्रॉफिट 5 लाख का हुआ और हम सबसे ज्यादा पैसा लगाए, तो 5 लाख में से आधा प्रॉफिट हम लेंगे और आधा में से तू इन दोनों को देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी बोलेगा ए से और सी से कि भाई 5 लाख में से 2.5 लाख हम रखेंगे और 2.5 लाख जो बचता है उसमें से तुम दोनों बांट लो, क्योंकि हमने पैसा बिजनेस में सबसे ज्यादा लगाया। तो ए और सी बोलेगा कि भाई जिस टाइम हम लोग बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था उस टाइम में तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम लोग का डिसाइड ये हुआ था कि प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, तो ये ओरली हुआ था। अब बी बोलेगा कि नहीं भाई हम पैसा ज्यादा लगाए थे, हम देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, और इसी झगड़े से बचने के लिए ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है, रिटेन एग्रीमेंट, ताकि अगर कोई पार्टनर फ्यूचर में गद्दारी करने का सोचे, फ्यूचर में लालच आ जाए उसके मन में, तो वो बिजनेस में हमारे साइड जैसे इसका गद्दारी करने का सोचा तो ये कुछ बिगाड़ ना पाए, फिर हम इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर जाए, इसके अगेंस्ट केस करें और वहां से हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंफ्यूजन अवॉइड करता है, उसके बाद डिस्प्यूट कम होता है, बिजनेस स्मूथली चलता है, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, ऑलरेडी सारा चीज लिखा हुआ होता है। तो किसी के मन में लालच, किसी के मन में गद्दारी करने का कोई थिंकिंग नहीं आता है। तो ये बेनिफिट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। अगला हमारा जो है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या होता है, अब जैसे हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा, उससे पहले पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में समझा कि पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं, ठीक है। अब उस पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसको कोई तो रेगुलेट करेगा, उसके लिए तो कुछ ना कुछ कानून बना होगा, संविधान में कोई ना कोई कानून बना होगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कि वो पार्टनरशिप बिजनेस सही से चले, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, उसमें कोई झगड़ा ना हो, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट जो है 1932 यानी कि 1932 में बना, और ये एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है क्योंकि इंडिया में बना। इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मीनिंग क्या कहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो लॉ है जो इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है। हमने पहले ही बताया कि ये एक्ट जो है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाया गया है और पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। अब हम आगे देखेंगे इस एक्ट को। हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके बाद हमने समझा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम देखेंगे कि रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जैसे हमने वहां पर देखा था कि 3 पार्टनर थे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 3 पार्टनर थे, यहाँ पर 3 पार्टनर हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर 3 पार्टनर देखा था। इसने 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए लगाए थे, इसने 1 लाख रुपए लगाया था। तो इसके मन में ये आया कि हम आधा प्रॉफिट में से हम लेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ा, यहाँ पर झगड़ा हुआ तीनों पार्टनर के बीच में, और इसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया था। अब देखो इसका जो झगड़ा हुआ था इस वजह से, तो ये आधा प्रॉफिट मांग रहा था और आधे में से इन दोनों को बोल रहा था कि ले लो। तो अब ये दोनों ए और सी, ये दोनों कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास जाएगा, अपना दलील रखेगा कि सर हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल बांटेंगे, लेकिन हमारा एक पार्टनर है बी, वो बोल रहा है कि हमने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया तो हम प्रॉफिट का आधा हिस्सा हम लेंगे, आधे में से तुम दोनों लो। तो ये अपना बात रखेगा। तो फिर कोर्ट बोलेगा कि आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था, पार्टनरशिप डीड बनाया था। तो ये बोलेगा सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए थे, हम तीनों अच्छे गुड बेस्ट फ्रेंड थे, इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, इसीलिए हमने पार्टनरशिप
डीड नहीं बनाया, तो अब कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या, आपको फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल। अब ये रूल के हिसाब से आपका प्रॉफिट का बंटवारा होगा, इस रूल के हिसाब से सारी चीजों का बंटवारा होगा। तो अब ये रूल के हिसाब से कैसे होगा उसको देखेंगे। जैसे इस रूल के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर वो तीनों जो बिजनेस कर रहे थे वो तीनों पार्टनरशिप नहीं बनाए थे, तो अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बिजनेस में बहुत सारे चीज जो होते हैं वो कैसे होगा, तो उसको अभी हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो क्या कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा पार्टनरशिप बिजनेस में। तो पहला रूल जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली एमंग ऑल पार्टनर। अब देखो यहाँ पर दो पार्टनर है, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। अब दोनों का एक बिजनेस है कपड़े का मॉल है, ठीक, कपड़े का मॉल है। इसने लगाया था 5 लाख और इसने लगाया था 2 लाख। ए ने लगाया 2 लाख, बी ने लगाया 5 लाख। अब साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, ठीक है, साल के एंड में प्रॉफिट 10 लाख का हो गया। अब बी बोला कि भाई देखो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, पैसा हम ज्यादा लगाए हैं तो हम प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा हम लेंगे। यानी कि अब बी का कहना हो गया कि प्रॉफिट में से 8 लाख हम लेंगे और प्रॉफिट में से 2 लाख तुम लो, क्योंकि तुमने कम पैसा लगाया। लेकिन इन दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया था, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, ये झगड़ा हो रहा। तो अब इन दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो अब इन दोनों पे अप्लाई होगा इनके बिजनेस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल। अब वो रूल बोलता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन में नहीं बनाया है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो इक्वल बटेगा। यानी कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस 10 लाख में से 5 लाख मिलेगा ए को और 5 लाख मिलेगा बी को, उस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है। उसके बाद दूसरा क्या है रूल, दूसरा रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। अब देखो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, यानी कि ए ने 2 लाख रुपए फॉर्म को लगाया, तो ए ने कैपिटल कितना लगाया फॉर्म में, यानी कि बिजनेस में 2 लाख। बी ने कितना लगाया बिजनेस में कैपिटल, 5 लाख, ठीक है। अब साल के एंड में बी सोचेगा कि भाई ये जो 5 लाख हम बिजनेस में लगाए, तो अगर इस 5 लाख को हम बैंक में रखते तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता, राइट, हमको इंटरेस्ट देता। और ए ने 2 ही लाख लगाया, तो अब ये सोचेगा कि ठीक है हम क्या करते हैं बिजनेस में कि ए को बोलते हैं कि भाई हम लोग जो जितना जितना पैसा लगाए थे उस हिसाब से हम बिजनेस से लेंगे 10% का इंटरेस्ट अपने कैपिटल पे। तो ए सोचेगा कि साला हमने तो कम ही पैसा लगाया, तो इस हिसाब से हमको कम इंटरेस्ट मिल जाएगा, बी को फायदा हो जाएगा। तो अब दोनों का झगड़ा बढ़ेगा। बी अपना फायदा सोचेगा कि इंटरेस्ट लेंगे तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, ए सोचेगा कि अगर इंटरेस्ट देंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो कंफ्लिक्ट बढ़ेगा। इसीलिए अगर इसने अगर पार्टनरशिप डीड बनाया होता तो उसमें ये सारी चीज लिखे होते कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या लेना है या नहीं। तो वहां पे इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो अब अप्लाई होगा क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल। और वो रूल कहता है कि आपको कैपिटल पे जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपने कितना ही कैपिटल क्यों नहीं लगाया हो। तो यहाँ पर ना ए को इंटरेस्ट मिलेगा ना ही बी को इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमारा जो है अगला रूल है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। अब देखो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। अब देखो ए ने 2 लाख लगाया बिजनेस में, बी ने 5 लाख लगाया। अब क्या हुआ कि ए के पास जितना पैसा था वो बिजनेस में लगा दिया, बी के पास भी जितना पैसा था बिजनेस में लगा दिया। अब साल के दौरान ए को जरूरत पड़ जाता है पैसे की, ठीक है।
तो अब वो क्या करेगा, वो तो बैंक से जाके लोन नहीं लेगा। अब बिजनेस में पैसा है तो वो बोलेगा अपना बिजनेस है, वहां से पैसा ले लेते हैं। तो ए को पड़ गया 20,000 का जरूरत, ठीक है। तो ए क्या किया, बिजनेस से ले लिया 20,000, ठीक है। ये क्या किया, बिजनेस से ले लिया 20,000, ठीक। ए ने बिजनेस से 20,000 ले लिया साल के दौरान में। उसके बाद बी को भी पैसे का जरूरत पड़ा, बी ने भी क्या किया, बी ने भी ले लिया बिजनेस से पैसा, बी ने भी ले लिया बिजनेस से पैसा। कितना, 50,000 का इसको जरूरत पड़ा, इसने 50,000 ले लिया बिजनेस से, ठीक है। अब साल के एंड में ये बोल रहा है कि साला बी ने 50,000 बिजनेस से लिया, अगर हम यही पैसा बैंक में रखते तो इंटरेस्ट मिलता। तो ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए हमको, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे बिजनेस को, यानी कि इस पैसे पे जो बिजनेस से लिया, इस पैसे पे इंटरेस्ट पे करेंगे हम बिजनेस को। तो यहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। और ये ड्राइंग किसे कहते हैं, जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं। तो यहाँ पे ए को जरूरत पड़ा पर्सनल यूज के लिए, उसने बिजनेस से पैसा लिया 20,000। उसी तरह बी को जरूरत पड़ा, उसने भी पर्सनल यूज के लिए 50,000 बिजनेस से पैसा लिया। अब यहाँ पे इसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा बिजनेस को, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अगर पार्टनरशिप डीड बनाया होता तो उसमें ये दोनों डिसाइड करते कि अगर हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग, तो उस पर इंटरेस्ट लेना है या नहीं। वो अगर ये डिसाइड करके लिखे होते तो इसे देना पड़ता, लेकिन इन्होंने डीड नहीं बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये रूल फॉलो होगा और इसे कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। अब देखो, बी ने ज्यादा पैसा लगाया, ए ने कम पैसा लगाया। तो बी बोला कि हम ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो देखो भाई हम बिजनेस में टाइम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, दुकान पे तुमको ज्यादा बैठना पड़ेगा, ए को बोला, ठीक है। तो ए बोला ठीक है भाई, हम कम पैसा लगा रहे तो हम बिजनेस को चलाएंगे। अब साल के एंड में ए बोल रहा है कि हमारी जो दुकान थी उसमें 10 इंप्लॉय काम कर रहे थे, तो तुमने 10 को सैलरी दिया। उसी तरह मैं एज अ ऑनर काम कर रहा था, मैं एज अ ऑनर काम कर रहा था, तो हमें भी सैलरी चाहिए। तो ए का डिमांड हुआ बी से कि हमें भी सैलरी दो। तो हमें सैलरी दो, साल में 12 महीना होता है, एम्प्लॉय को तुम 30,000 दे रहे थे, तो हमको 40,000 के हिसाब से हमको सैलरी चाहिए। तो साल का 12 महीना होता है इंटू 12, अब कितना होता है उतना सैलरी हमको दो। तो बी बोलता है कि भाई हम पैसा ज्यादा लगाए थे इसीलिए दुकान पे टाइम नहीं दिए, तुम कम लगाए इसीलिए पहले ही हमने डिसाइड किया था, तो कंफ्लिक्ट बढ़ता है। तो इन्होंने ये सारी चीज ओरली किया था, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया था। तो अब ये फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। उसके अकॉर्डिंग कोई सैलरी नहीं मिलेगा पार्टनर को, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही बोनस मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो अगला रूल है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर annum। अब इस रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है देखो। अब देखो पहले ये पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर annum। अब देखो इन दोनों ने, एक ने 2 लाख लगाया बिजनेस में, एक ने 5 लाख लगा दिया, टोटल 7 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस चल रहा, अचानक से बिजनेस को 2 लाख की और जरूरत पड़ गई, ठीक है। अचानक से बिजनेस को 2 लाख की जरूरत पड़ गई। तो अब 2 लाख की जो जरूरत पड़ी बिजनेस को, 2 लाख की जो जरूरत पड़ी, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास ऑप्शन है, ये बैंक से जाके लोन ले सकता है, ठीक है। तो बैंक से जो ये लोन लेगा 2 लाख, तो बैंक क्या करेगा, इस 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब इंटरेस्ट बैंक के हिसाब से कितना परसेंट लेता है, या तो 12% ले सकता है, या तो 9% ले सकता है। अब जहां से भी लेगा उस हिसाब से इसको इंटरेस्ट लगेगा। तो अब जब बिजनेस को 2 लाख की जरूरत पड़ी, तो ये दोनों बोले कि भाई बिजनेस को, ए बिजनेस चला रहा था, ए ने बी से बोला कि भाई बिजनेस को 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो बी बोला कि एक काम करो, 2 लाख बैंक से लोन ना लेकर मेरे पास है पैसा, मैं बिजनेस में लगा देता हूं। तो क्या हुआ, बी ने और 2 लाख बिजनेस को क्या कर दिया, बिजनेस को इंटरेस्ट दे दिया। बिजनेस को क्या दिया, बिजनेस को दिया लोन, बिजनेस को दिया लोन। तो ए ने बिजनेस को, बी ने बिजनेस को लोन दे दिया कितना, 2 लाख का।
अब साल के एंड में बी बोलेगा कि भाई हमने 2 लाख का लोन दिया था बिजनेस को, तो हमको उस लोन पे इंटरेस्ट चाहिए, और वो इंटरेस्ट हम लेंगे बैंक के अकॉर्डिंग। बैंक मान लो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो हमको 12% इंटरेस्ट दो। बी का डिमांड हो जाएगा ए से। तो ए बोलेगा कि देखो उस टाइम में ऐसा तुमने बोला नहीं था, अगर ऐसा बोला होता तो हम बैंक से जाकर ले लेते लोन, तुमसे नहीं लेते। अब तुम लास्ट में हमको बोल रहे हो कि हमको 12% का इंटरेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे विवाद छिड़ेगा। तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस बी को जो है उसके लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में लिखा हुआ कि 10% का इंटरेस्ट दो, तो 10% का इंटरेस्ट लेगा। अगर डीड नहीं बना, एग्रीमेंट नहीं बना, तो उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस से। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इक्वल राइट ऑफ मैनेजमेंट विल बी गिवन टू ऑल पार्टनर, यानी कि दोनों पार्टनर को मैनेजमेंट में इक्वल राइट मिलेगा। उसके बाद नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसका मतलब समझते हैं, अब देखो दोनों पार्टनर है ए और बी। अब बिजनेस किया, साल के एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब बी दिमाग लगाता है कि हमने जो मॉल खोला था, ठीक है, कपड़े का, एक और जगह मॉल खोले तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो एक और जगह मॉल खोलने के लिए क्या होगा, उसको और पैसा चाहिए होगा। यहाँ पर एक मॉल खोलने के लिए इसने कितना लगा दिया था, 7 लाख। तो दूसरा खोलने के लिए, दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट में खोलने के लिए इसको और 7 लाख रुपए की जरूरत चाहिए। अब ए के पास पैसा है नहीं, बी के पास भी पैसा नहीं है, तो इसका एक फ्रेंड है सी, सी बोला था इसको कि भाई अगर तुम अपने बिजनेस में हमको ऐड करना चाहोगे तो मेरे पास पैसा है, हम बिजनेस में लगाएंगे, बस तुम अपने बिजनेस में ऐड कर दो। तो बी क्या करेगा, बी बोलेगा अच्छा इसके पास पैसा है, इससे हम 7 लाख रुपए लेके एक और हम ब्रांच खोल देंगे। तो बी बोलेगा ए को कि भाई हम सी को ऐड कर रहे हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में एक और ब्रांच खोल रहे हैं। तो बी जो है एग्री है इस बात से कि हम सी को ऐड कर ले, क्योंकि सी जो है उसका रिलेटिव हो सकता है या कुछ भी उस हिसाब से। लेकिन ए नहीं चाहता है कि हम किसी और नए इंसान को अपने बिजनेस में ऐड करें और उसको अपना पार्टनर बनाए, तो बी उसको ऐड नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद हमारा लास्ट जो रूल है वो है, नो पार्टनर कैन रिटायर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, यानी कि अगर इन दोनों में से या एक और पार्टनर आ गया यहाँ पर सी, और इसमें से कोई रिटायर करना चाह रहा है तीनों में से, तो पहले तीनों पार्टनर बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे कब रिटायर होना है, कैसे रिटायर होना है, उसके बाद रिटायर होगा। अचानक से बिजनेस नहीं छोड़ सकते। तो ये था रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेस पर ये क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है आप लोग के लिए, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को दिया है, एक साइड इंग्लिश और दूसरी साइड हिंदी। दोनों में से जो भी लैंग्वेज समझ में आए उसमें आपको ये क्वेश्चन बनाना है, और उस क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या कहता है, मीनिंग बोला बिजनेस का अपना अलग लीगल आइडेंटिटी होता है, ऑनर के पर्सनल काम और बिजनेस के काम मिक्स नहीं होते। अब इसको हम समझते हैं। अब देखो ये बिजनेस है, ये ऑनर है, ठीक है। अब देखो बिजनेस का एक नाम है, बिजनेस का नाम क्या है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ LTD, ठीक है। और ये ऑनर है, ठीक। मान लो ये ऑनर का नाम मान लो मेरा नाम है ANS, मैं हूं, ठीक, ऑनर। अब ये जो बिजनेस है ये मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा कि अनस बिजनेस, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है। बिजनेस की अपनी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसका अपना एक पहचान होता है, उसका पहचान उसके नाम से जाना जाता है कि XY LTD कंपनी, ठीक है। उसी तरह मेरा एक अपना पहचान है। ये हो गई आइडेंटिटी की बात कि बिजनेस का अपना नाम होता है, बिजनेस अपने नाम से मार्केट में जाना जाता है और ऑनर अपने नाम से मार्केट में जाना जाता है। दोनों की जो पहचान होती है वो अलग होती है, सेपरेट होती है, दोनों की पहचान मिक्स नहीं होती, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि ऑनर के पर्सनल काम और बिजनेस के काम मिक्स नहीं होते। अब देखो बिजनेस है तो इसका अपना एक्सपेंस होगा, बिजनेस का चलाने का। ऑनर है इसका भी अपना एक्सपेंस होगा, डेली एक्सपेंस। अब बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का सैलरी, उसके बाद चाय का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, बिजनेस में जो भी हो रहा, फर्नीचर खरीद के लाया उसका खर्चा, बिजनेस के लिए जो फर्नीचर लाया वो, अब बिजनेस में वर्कर है उसके लिए चाय लेकर आ रहा है वो खर्चा, अब बिजनेस का एक खर्चा हो गया। उसी तरह ऑनर का भी खर्चा हो सकता है। अब ऑनर का क्या खर्चा हो सकता है, ऑनर मार्केट से कोई सामान घर के लिए लेके जा रहा है खाने के लिए, वो खर्चा हो सकता है। उसके बाद कार खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो खर्चा हो सकता है। उसके बाद बहुत सारा खर्चा जो अपने घर से रिलेटेड पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो इसका खर्चा हो सकता है। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी समझाने का मतलब क्यों क्यों है, क्योंकि देखो आप अपने इर्द गिर्द देखते होगे, गांव में, शहर में, तो वहां पर देखते होगे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस होंगे, जैसे राशन की दुकान, पान की दुकान, बहुत सारी दुकान होगी छोटी छोटी। अब जिनको अकाउंटिंग के बारे में पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि मान लो किसी की राशन की दुकान है, मेरी ये राशन की दुकान है, तो क्या करते हैं हम लोग कि दुकान का जो खर्चा है, दुकान का गल्ला खोलते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं, उससे खर्चा करते हैं। उसके बाद घर में मान लो कि हमको कोई मेहमान आ रहा है, कुछ हो रहा है, हमको बिरयानी खाने का मन किया, बिरयानी खाना, बिरयानी बनवाना है, क्या करते हैं हम लोग, आके दुकान से पैसा निकालते हैं, जाकर चिकन खरीद के लाते हैं, बिरयानी बना के खाते हैं। तो हम पर्सनल खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस का एक्सपेंसेस को एक ही जगह पे मिक्स किए रहते हैं वहां पे, क्योंकि हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। और सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है कि भाई बिजनेस का खर्चा अलग है और ओनर का खर्चा अलग है, दोनों सेपरेट है। और अकाउंटिंग हम किसका करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस का, ना कि ओनर का अकाउंटिंग करते हैं। इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी को समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, वो बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितना खर्चा होगा उसका अकाउंटिंग, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, उसका अकाउंटिंग करेंगे। ना कि पार्टनर से कितना खर्चा हो रहा है, पार्टनर के पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, सेपरेट लीगल एंटिटी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग नोट मंगा लो, तो उम्मीद था कि आप लोग अभी नोट से हमारे नोट को सामने रखकर वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। तो नोट आप लोग मंगाओगे तो 19 का पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट के बारे में समझने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम समझेंगे कि कैसे बनेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।